हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे शानदार होंगे। और आज फिर मैं 10th की क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो हर बार बोर्ड में आते हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि एकेडमिक है, ये कोई कंपटीशन एग्जाम तो है नहीं है, एकेडमिक क्लास है। इसमें क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इस सेशन को भी आप वैसा ही पसंद करेंगे और आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। इतना मैं उम्मीद रखता हूं आप लोगों से और सोचता भी हूं कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक है। तो इसी के साथ बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बार बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहे हैं इनका स्क्रीनशॉट लगाओ और मैं एक एक करके इनको पोस्टमार्टम करता हूं, ठीक है। जल्दी से लगाओ। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सवाल पहले इत्मीनान से पढ़ना है और इसका पोस्टमार्टम मैं करता हूं। अच्छे से ध्यान से देखो। सवाल कह रहा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब द्विघात समीकरण कौन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हैं। कैसे हैं? मूल बराबर हैं। तो जो इनके विविधकर हैं यानी d की वैल्यू होती है 0 के बराबर। और वैसे हमको पता है कि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, है क्या नहीं? तो फिर सर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, जो 4ac का मान है बराबर क्या हो जाएगा? 0, जब मूल बराबर हो जाएंगे। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, देखो ध्यान से। यदि मूल धनात्मक है वास्तविक है, यदि मूल धनात्मक और वास्तविक है तो d का मान हमेशा 0 से कैसा रहेगा बेटा? बड़ा। यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसा रहेगा? 0 से बड़ा। अगली बात कहें, यदि मूल ऋणात्मक है। कैसे है बेटा? ऋणात्मक। कभी कभार ऋणात्मक मूल आ जाते, ऋणात्मक मान आ जाते, इन्हीं को हम बोलते काल्पनिक हो, या कैसे हो? काल्पनिक हो। तो जो d का मान होगा वो 0 से कैसा होगा बेटा? कम होगा कि नहीं होगा? यानी सर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कैसी होगी? कम। अब अंतिम जो आप पढ़ रहे हैं कि यदि मूल बराबर हैं, कैसे हैं बेटा? बराबर हैं, तो d का मान 0 के बराबर हो जाता है। यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों जो आपको पता चल रहे होंगे, जो तीनों आपके फॉर्मूला हैं जो आपने पढ़े होंगे, ये वही है जो इसमें पूछ रहा है, हमको वो लगाना है। तो ध्यान से देखेंगे कि आगे इसको सॉल्व करेंगे। इनको हटा दिया मैंने, उम्मीद करते हैं कि देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे आप लोगों ने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं अच्छे से। देखो बेटा, सबसे पहले दिया क्या है, यहां लिखेंगे दिया है सर, हमको दिया है 2kx स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0, ठीक है ना बेटा। तो अब इसकी तुलना करेंगे कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जैसे ही हम तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 2k और b बराबर आ जाएगा माइनस का 8 और c बराबर आ जाएगा की। कोई दिक्कत है बेटा? अब हमको पता है सर मूल बराबर है। कैसे है? मूल बराबर है। और यदि मूल बराबर है तो d का मान क्या हो जाएगा बेटा? 0 के बराबर। यानी d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो अब इस फॉर्मूला में रख दो, पता होना चाहिए। b स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है? 2k, c का मान कितना है? k बराबर 0। सॉल्व करो, 8 का स्क्वायर 64 माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस 4 दूनी 8, k इंटू के स्क्वायर बराबर 0। 8 को उस तरफ भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा। बराबर में क्या है बेटा?
64, 8 अठैया 64, यहां के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 8। कितनी आ गई? 8। तो के का मान क्या आ जाएगा? √8। अब कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सर क्या ऐसे ही लिख दें? ऐसे ही लिख दो या थोड़ा सा सॉल्व कर लो। इसको लिख सकते 4 × 2, तो 4 वर्गमूल आएगा बाहर 2 और √2, तो के का मान क्या आ गया बेटा? 2√2। गॉट इट? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो मैंने पोस्टमार्टम किया ना, देखो पूछा था मूल बराबर, लेकिन मैंने तीनों मूलों को बताया कि मूल धनात्मक होंगे, वास्तविक होंगे, ऋणात्मक होंगे, काल्पनिक होंगे या मूल बराबर होंगे, तो कौन कौन से फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। ये सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा, आप बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ो। जिन बच्चों ने पढ़ा भी नहीं होगा, बेसिक भी क्लियर नहीं होगा, मैं बेसिक भी साथ में क्लियर करते हुए जा रहा। तो इत्मीनान से वीडियो देखो और पसंद आए तो दबा के शेयर करो, दबा के लाइक करो बेटा, ठीक है? और फॉलो भी करो, सब्सक्राइब भी करवाओ, ठीक है ना? और पढ़ो मन से। मेन बात ये नहीं है कि आप फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक कर रहे हैं, ये दूसरी बात है, ये होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले आपको पढ़ना है। तो जल्दी से इसको नोट करो फटाक से। मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, नोट करो फटाफट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है बेटा? तो ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे और इत्मीनान से सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा पोस्टमार्टम करूंगा चैप्टर का। देखो प्रायिकता का क्वेश्चन है। एक थैले में 5 लाल गेंद, कुछ नीली गेंद, हमको नहीं पता नीली गेंद कितनी है, आ चुका है पेपर में, बड़े ध्यान से देखना बेटा, कि एक थैले में 5 लाल गेंद, कुछ नीली गेंद, यदि इस थैले में नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। एक बार क्वेश्चन समझो ध्यान से, कि हम नीली गेंद जितनी निकाल ले, लाल गेंद निकाल ले, उसकी प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की जस्ट कैसी है? दुगनी है। तो नीली गेंद बताओ। अब नीली गेंद बताएंगे कैसे, देखो। इससे पहले जब भी आपको थैले वाले क्वेश्चन आए तो प्रायिकता का फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। प्रायिकता बराबर क्या होता है बेटा? हमको प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता होती क्या है? हमें प्रायिकता निकालनी पड़ती किसी भी क्रिया में कितनी घटना घट रही है, उसकी प्रोसेस जो होती है, घटना को निकालने की प्रोसेस होती है, चाहे वो घटना घट रही हो और चाहे वो घटना ना घट रही हो, ये पूरी प्रक्रिया ही प्रायिकता कहलाती है। बेटा अगर प्रायिकता समझना है ना, तो एक बार क्रमचय संचय पढ़ना होगा, और क्रमचय संचय है 11th का चैप्टर। 10th में मान रहे प्रायिकता है, बहुत इजी प्रायिकता है, नॉर्मल वे की, लेकिन जैसे ही आप 11th में आओगे, 12th में आओगे, तो प्रायिकता का लेवल है, अच्छा प्रायिकता है। उसमें बहुत सारी प्रमेय हैं, बैच प्रमेय है, प्रायिकता की योग प्रमेय है, बहुत तमाम प्रमेय हैं, समझ रहे बात को? बर्नौली प्रमेय है, बहुत सारी प्रमेय है, ठीक है? तो ध्यान से इसको देखेंगे। हमको पता है नॉर्मल फॉर्मूला प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। समझ पा रहे बेटा? अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल इवेंट, टोटल घटना जो होती है। क्लियर है बेटा? अब इससे ही हम क्वेश्चन को लगाएंगे और जो क्वेश्चन कहता जा रहा है वो क्वेश्चन करते जाना है। चलो करते हैं सर। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? जो दिया गया है, एक थैले में 5 लाल गेंद। सर थैले में लाल गेंदें कितनी है बेटा? सर 5 है। कुछ नीली गेंद, हमको नहीं पता नीली गेंद कितनी है, तो थैले में नीली गेंद कितनी है? X। हमको नहीं पता, हमने मान लिया कितनी है? X। अब सर वो कह रहा है इस थैले में से एक नीली गेंद निकाली जाती है ना, और लाल भी निकाली जाती है, लेकिन नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। मतलब दोनों गेंद पूछ रहा है, निकालना है। तो यदि, आप सुनो ध्यान से, पहले नंबर पे यदि नीली गेंद निकालें तो प्रायिकता, बेटा तो प्रायिकता कितनी होगी? सर हमको
क्या चाहिए, अपने अनुकूल कौन सी परिस्थिति है, नीली। तो अनुकूल परिस्थिति कितनी हो गई बेटा, अनुकूल परिस्थिति हो गई x। अब हमको फॉर्मूला में कुल परिस्थिति दी गई है, तो कुल कितनी गेंदें हैं सर, नीली और प्लस लाल। तो कुल परिस्थिति कितनी है सर, 5 और प्लस x। हमको पता नहीं है ना नीली, तो 5 प्लस x लिख दिया। अब सर किस गेंद को चुन रहे, नीली को, तो P B मान लो, P प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कलर, ब्लू बॉल्स। तो प्रायिकता अनुकूल परिस्थिति कितनी है सर, x। कुल परिस्थिति 5/x। तो नीली गेंद को चुनने की प्रायिकता हो गई बेटा, ये हो गई कि नहीं। इसको बना लो समीकरण नंबर 1। दूसरे नंबर पे लिखेंगे हम क्या, यदि लाल गेंद निकालें, लाल गेंद निकालें तो प्रायिकता, तो प्रायिकता। अब लाल गेंद निकालें तो भैया अनुकूल कितने हैं लाल गेंदें, अनुकूल परिस्थिति कितनी है, लाल गेंदें हमारे अनुकूल हैं कितनी, 5। कुल गेंदें कितनी हैं, यानी कुल परिस्थिति, तो कुल परिस्थिति कितनी है, 5 प्लस x। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 5 प्लस x। तो भैया लाल गेंद को चुनने की प्रायिकता PR, अनुकूल परिस्थिति 5 है, कुल परिस्थिति 5 प्लस x है। तो इसको बना लो समीकरण नंबर 2। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार। जो पूछा था हमने वो कर दिया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में ये कह रहा कि सर नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता बराबर दुगनी है। किसकी दुगनी है सर, लाल गेंद निकालने की, जिसमें से का की जुड़ा हो, उसी में गुणा भाग जोड़ घटाव सब करते हैं। देखो एक बार समझो, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की, किसकी, लाल गेंद, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता किसकी, दुगनी है। किसकी है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की। मेरी बात समझ में आ रही बेटा। तो इनके मान कहां से रखोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो रखो समीकरण 1 का मान कितना है, नीली गेंद x/5 प्लस x। मेरी बात समझ में आ रही बेटा। आगे सर ये दुगनी है, लेकिन लाल गेंद की कितनी है, 5/5 प्लस x। समझे बेटा। चलो सॉल्व करें, x/5 प्लस x, इसका गुणा कर दो, 5 दूनी 10/5 प्लस x। ऐसे नो बेटा, बात समझ में आ रही, आपकी बात समझ में आ रही। क्रॉस गुणा कर दो, 10 का इसमें करोगे तो 10×5 50, 10 का x में करोगे 10x, x का 5 में करोगे 5x, x का x में करोगे x²। तो अब इन सब को उस तरफ ले जाओ, तो पहले x² लिख लो, 5x लिख लो, 50 उस साइड जाएगा तो -50, 10x उस साइड जाएगा तो 10x बराबर 0। सॉल्व करेंगे बेटा, x² माइनस के 10 में प्लस का 5 चला गया तो माइनस का 5x, 50 ये बचे माइनस के बराबर 0। आगे इसको सॉल्व कर लो सर, x² माइनस का 5x माइनस का 50 बराबर 0। तो 50 एकम 50, फैक्टर निकालो, जोड़ने घटाने पे 5 आना चाहिए, गुणा करने पे 50 आना चाहिए। 10×50, 10 में से 5 गए 5, 10 का 5 में गुणा करोगे 50। तो इस 5x को क्या लिख सकते, माइनस का 10x प्लस का 5x माइनस 50 बराबर 0। इतने में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, x। तो भाग लगाओ, x -10 प्लस 5 कॉमन ले लो, भाग लगाओ तो x बचा, माइनस का 5 दम 50। तो एक आ गया x -10 और एक आ गया x + 5। तो यहां से x -10 बराबर 0 और x + 5 बराबर 0। तो x का मान -5। क्या ज्ञाताओं की संख्या माइनस में आ सकती, नहीं आ सकती सर। तो x बराबर क्या आ गया यहां से 10। तो नीली गेंदें कितनी आ गई बेटा, 10। समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम उम्दा होगा और बच्चों तुम लोग को पसंद आया होगा। ये ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन मैं एक बार और समझाता हूं। पूछा था एक थैले में 5 लाल गेंद, कुछ नीली गेंद हमको नहीं पता थी,
यदि इस थैले में से एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी हो, तो हमने क्या किया सर, थैले में 5 लाल गेंद, थैले में नीली गेंद पता नहीं थी तो x मान ली। सर यदि थैले में से गेंद निकालें वो भी कौन सी, नीली, तो x है अनुकूल परिस्थिति, कुल हो गई 5 + x, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी बेटा, x बटा 5 + x, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। ये लिखा बेटा फॉर्मूला, बात समझ में आ रही। ऐसे ही लाल गेंद चुनी, अनुकूल परिस्थिति 5, कुल परिस्थिति 5 + x, लाल गेंद चुनने की प्रायिकता 5 बटे 5 + x। समझ में आ रही बेटा। आगे चलें, प्रश्नानुसार जो कह रहा था नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की कितनी है, दुगनी है, जिसमें से का की कह दो उसमें गुणा कर दो। तो ये हमने हल किया, 2 का गुणा किया और ये सॉल्यूशन आप लोगों को आता होगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो में बहुत लाइक आना चाहिए, जल्दी से नोट करो बेटा, तुरंत। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़े होगा आपने समांतर श्रेणी, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो, समझा दे रहा। सवाल है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग दिया गया 400, यानी श्रेणी का योग, पूरे पदों का योग कितना है, 400 है। तो पदों की संख्या पूछी और सारवंतर पूछा है बेटा। सारवंतर मतलब पदों का अंतर, और समांतर श्रेणी क्या होती है, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान हो वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। देखो बेटा जो जो दिया गया उसको लिखेंगे सॉल्यूशन में, जो डाटा दिया गया उसको ही लिखना है बेटा। प्रथम पद, सर प्रथम पद जैसा कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, प्रथम पद ए से शो करते हैं, कितना दिया 5। अंतिम पद दिया बेटा, अंतिम पद कितना दिया है एल, एल बराबर कितना दिया 45, और योग कितना दिया बेटा, पदों का योग यानी एस एन बराबर कितना दिया 400। पदों की संख्या पूछी है हमसे, पदों की संख्या पूछी है यानी कि स्मॉल एन पूछा है, और हमसे सारवांतर पूछा है यानी कि स्मॉल डी पूछी है। बात समझ में आ रही बेटा, आराम से सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग कब, जब अंतिम पद दिया जाए, जब अंतिम पद दिया जाए तब क्या होता है बेटा, Sn बराबर n/2 a + l। और आपके जानकारी के लिए आपको बता दें, जब अंतिम पद ना दिया जाए तो Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d होता है। बस ये दोनों फॉर्मूले योग के हैं और कोई नहीं। बात समझ में आ रही बेटा। चलो आगे चलते हैं, इसको नोट कर लो जिनको नहीं लिखा है जल्दी से, ठीक। आगे चलते हैं, अब इस फॉर्मूले को लगाएंगे ध्यान से। तो देखो जो जो दिया गया वो रखो। सर Sn कितना दिया 400, n पता नहीं है सर, निकालना है, और a कितना दिया 5, l कितना दिया बेटा, l दिया 45। जरा इनको सॉल्व कर लो, 400 बराबर n/2, 45 में 5 जोड़ दोगे तो 50, 2 से काट दोगे 25, तो n का मान कितना निकलेगा 400 बटे 25, तो 25 5 40, 5 से 16 बार कट गया, तो पदों की संख्या कितनी आ गई बेटा 16। इतना उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बेटा, और क्या पूछा है, सर हमसे सारवांतर पूछा है। क्या पूछा है, सारवांतर d बराबर क्या। तो अब सारवांतर कैसे निकालेंगे, हमको पता है सर कि जब अंतिम पद दिया जाए, जब क्या दिया जाए अंतिम पद यानी l दिया जाए, क्या दिया जाए l दिया जाए, और हमसे nवां पद पूछ लिया जाए। कौन सा पद, nवां पद। तो l बराबर फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d। कोई दिक्कत है बेटा, अंतिम पद दिया जाए और जो भी पद पूछा है वो पूछा लिया जाए। तो l बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो जैसे हम इसको लगाएंगे तो हमको क्या क्या दिया, अंतिम पद l कितना है 45,
ए कितना है सर 5, एन अभी हाल निकाला कितना 16 -1 एंड डी हमको चाहिए, तो 45 प्लस का इस साइड ले आओगे किसका हो जाएगा बेटा माइनस का, ये लिखा 16 -1 इंटू में डी, तो ये कितना बचा 40 और 16 -1 कितना हो जाएगा 15 इंटू डी, तो डी का मान कितना आ जाएगा बेटा 15/40, 5 से काट दो 5 15 और 5 8 40, तो डी का मान कितना आ गया बेटा 8/3। कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको नोट कर लो जल्दी से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में हमेशा आते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आए बेटा, अच्छे से लाइक करना और कमेंट भी करना प्यारे प्यारे। पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत मजा आया, उसके लिए शुक्रिया बेटा, लेकिन जल्दी से इसको नोट करो फटाक से तुरंत। चले बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपके सामने त्रिकोणमिति का बहुत ही मोस्ट और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है, बड़े ध्यान से सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को फॉर्मूला याद होंगे त्रिकोणमिति की, और अगर नहीं है तो 2 मिनट में आपको रिवाइज करा दे रहा, ठीक है। सर्व समीकरण केवल 9 सर्व समीकरण हैं जिनको हमको याद करनी है। चलो आओ देखते हैं 9 सर्व समीकरण सॉल्व करते हैं। सबसे पहली सर्व समीकरण क्या है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा की जगह कुछ भी हो सकता, कोण तो अननोन है, इसी से ये कोण निकलती, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर इसी से ये कोण निकलती, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसी से एक आइडेंटिटी निकलेगी टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 उधर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1, ऐसे नो। एक और फॉर्मूला यहां से निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। लास्ट आइडेंटिटी पूरे 10th क्लास में त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण कौन सी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा केवल 1। बस इतनी सी आइडेंटिटी है, 3 ये हो गई, 3 ये हो गई और 3 ये हो गई, मतलब 9 आइडेंटिटी है जिनको आपको याद करना है, ठीक है। इतना ही याद कर लोगे बेटा और पेपर में मस्त नंबर आ जाएंगे। बस प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ, डेली प्रैक्टिस करते रहो, जो वीडियो आ रही है उसकी प्रैक्टिस करो, इससे बाहर पेपर में आएगा ही नहीं, ये जान लो आप लोग, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको फटाक से, जल्दी से नोट करो, मैं इसको साफ करता हूं फिर जल्दी से, ठीक। उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिया होगा आपने। चलो चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। देखो सबसे पहले हमको करना क्या है, सॉल्यूशन करना है। दिया क्या है सर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में है 1 माइनस साइन थीटा रूट के अंदर, और सिद्ध क्या करना है कॉस थीटा प्लस में टेन थीटा। तो हम सबसे पहले LHS लेंगे, LHS ये होता RHS ये होता, बायां पक्ष ये होता दायां पक्ष ये होता है। तो LHS लेने पर क्या लिखेंगे, LHS लेने पर तो अंडर रूट में कितना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या है बेटा 1 माइनस साइन थीटा। इधर तक क्लियर है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसका हर का परमेयीकरण करेंगे, अंदर रूट के अंदर हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर, जरा ध्यान से देखो रूट के अंदर ही करेंगे बेटा, तो 1 प्लस साइन थीटा और नीचे क्या है 1 माइनस साइन थीटा। 9th क्लास में आपने परमेयीकरण पढ़ा होगा, यहां सेम संख्या से गुणा होगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। मानते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो बाद में और सॉल्व करते हैं। तो देखो एक से है बेटा ये दोनों, तो होल स्क्वायर बन जाएंगे, यानी 1 प्लस साइन थीटा का क्या बन गया बेटा होल स्क्वायर। और नीचे जरा ध्यान से देखो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, छोटी क्लास में पढ़ा है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में बंद करो, ऐसे ही पेपर में करना है बेटा। तो देखो ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है बेटा, आगे सॉल्व करेंगे।
जरा इसका रूट अलग अलग कर दें क्या? कर दो सर, ये तो नियम हमने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा देख लो। अंडर रूट ए अगर पूरे में लिखा a अपॉन बी तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो 9 में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कैसे आनो बेटा? बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो क्या इसका रूट अलग कर सकते हैं? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा। सर आगे चलेंगे, ये देखो अंडर रूट से वर्ग से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बचा बेटा? 1 प्लस साइन थीटा। और अपॉन में क्या बचा बेटा? देखो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी हाल पढ़ाया मैंने। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सभी लोग जानते होंगे, कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे नो बेटा, बात समझ में आ रही यहां तक? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या बचा? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। सर इतना तो आ गया, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है? सेक थीटा और टेन थीटा, मतलब ना साइन चाहिए ना कोस चाहिए, तो क्या करोगे? अलग अलग। 1 के नीचे कोस थीटा प्लस साइन थीटा के नीचे कोस थीटा। देखो अलग अलग कर दिया, इसके नीचे ये आ गया, एलसीएम लोगे लौट के यही आ जाएगा। आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? इसके आगे यहां पर सॉल्व करे दे रहा मैं। 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। लो बेटा आ गया ये आरएचएस आपका। समझ में आया कि नहीं आया? इतना तो क्लियर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चीरते हुए गया होगा। इसका सॉल्यूशन जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाओ, मजे से क्वेश्चन लगाओ और मेहनत करो जल्दी से। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही उम्दा नंबर का क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। पढ़ते एक बार पहले। त्रिज्या दी गई 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उम्मीद करते हैं कि आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाला चैप्टर। नहीं पढ़ा है तो एक बार से देखें। देखो आपको पता होना चाहिए, अगर हमने ध्यान से देखना बेटा, ये और ये क्या है? सर ये तो जीवा है, जानते हैं इसको, तो हम जानते हैं। कोई दिक्कत है बेटा? इसको तो जानते हैं सर, कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं सर। सर जीवा द्वारा केंद्र पर कितना कोण बन रहा है इससे? इसको बनाएंगे चित्र में। 21 सेंटीमीटर की तो त्रिज्या दी गई सर, 21 सेंटीमीटर। ये 21 है तो ये भी 21 होगा। होगा कि नहीं होगा? सर अगर ये है 60 डिग्री का कोण ये दिया गया, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बात इसका विशेष तौर पर याद रख लें, यदि आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं पता है तो। लेकिन सर वो कैसे निकालेंगे? आपको पता होना चाहिए। अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं पता है तो सब बेकार हो जाएगा। कैसे? देखो सबसे पहले तो यहां पे 2-3 चीजें समझो। आप 2-3 चीजें समझ लो पहले। इसको एक बार स्टेप यहीं पे करें दे रहे, इसके बाद 2-3 चीजें समझो। सबसे पहले हमको सर इसके सूत्र पता होना चाहिए। कैसे? देखो ये है वृत्त, अब ये त्रिज्याओं के द्वारा अगर खंड बना दें, ये आर है, ये ओ है और ये भी आर है। मेरी बात ध्यान से समझना है। ये क्या हो गया बेटा? ये त्रिज्य खंड हो गया। ये क्या हो गया? त्रिज्य खंड हो गया। त्रिज्य खंड, ये त्रिज्य खंड हो गया। कौन सा? ओ ए बी। ओ ए बी, क्योंकि ये त्रिज्याओं के द्वारा बनाया जा रहा कि नहीं? सर ये जो जीवा के द्वारा इधर बनाया जा रहा था, तो इतना भाग क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। और हमको इसी का क्षेत्रफल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पहले इनको देख लो, इनके सूत्र देख लो, इसके बाद फिर मैं वो सूत्र बता देता हूं। ध्यान से देखो, ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो जैसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देखोगे तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या आएगा बेटा? ध्यान से देखो, थीटा अपॉन 360 आपने पढ़ा होगा पाई आर स्क्वायर। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? दूसरे नंबर पे आपने पढ़ा होगा इसी में चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कौन सी चाप? सर ये ए
ए बी की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई क्या पड़ी सर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब देखो ये कहां से आया, कैसे आया, ये तो उन बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा जो मेरी ऑफलाइन क्लास ले रहे। मैं केवल आपका रिवीजन कराने आया हूं और प्रैक्टिस कराने आया, इतना तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता होगा। थोड़ा सा मैं बता नहीं दे रहा, 2 पाई आर क्यों आता चाप की लंबाई में, क्योंकि ये परिधि का छोटा सा भाग है, परिधि का छोटा सा भाग है। क्षेत्रफल क्यों आता है, क्योंकि सर हमको निकालना है पूरे वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल जो किसके द्वारा बनाया गया, त्रिज्या के द्वारा। तो जल्दी से इसको फटाक से नोट करो, फिर मैं बची हुई जगह में वृत्तखंड का भी आपको बता रहा, फटाक से जल्दी से नोट करो तुरंत। उम्मीद करते हैं बेटा ये नोट कर लिया होगा। अब मैं पढ़ा रहा आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और कोई फॉर्मूला रटना नहीं है वृत्तखंड का, समझना है। आपको रटा दिया गया होगा लेकिन आपको समझना है, बस केवल आपको ये पता होना चाहिए। ये पता है ना, ये तो मैंने बता दिया सर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, सर चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर। गॉट इट, क्लियर है। चलते आगे, देखो अब थोड़ा सा इसको साफ करते हैं और यही आपको समझाते हैं किसका क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से देखें, अब हमको पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, देखते जाओ ध्यान से। कैसे निकालेंगे सर, ये है आपका केंद्र O और ये है यहां पर ए बी जीवा, हमको इतना चाहिए, हमको इतना चाहिए। कैसे आएगा सर, क्यों ना एक काम करें कि इस पूरे त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। लेकिन सर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सर ये त्रिज्या है आपकी R और ये त्रिज्या भी R है। अब मैं यहां पर बताता हूं बहुत गजब का कंसेप्ट जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, देखते जाओ। आओ बेटा, जब भी आपसे ऐसे दिया जाए, ध्यान देना मेरी बात को, एक भुजा ये दी जाए ए और एक भुजा ये बी दी जाए, ए बी सी त्रिभुज है। ये शायद ये बहुत कम लोगों को कंसेप्ट पता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से सीख लो बेटा, सीख लो, फॉर्मूला रटना नहीं है। यहां पे थीटा कोण दिया जाए, कौन सा कोण, थीटा कोण, और जब आपसे पूछा जाए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो ये निकलता है 1/2 ए बी साइन थीटा। क्या निकलता है, 1/2 ए बी साइन थीटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बिल्कुल याद कर लो, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसी से फॉर्मूला आएगा। सर कैसे आएगा, आओ देखते हैं। हमको निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है बेटा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कैसे निकालोगे, देखते जाओ। सर वृत्तखंड में बड़ा क्या है, सबसे बड़ा त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। चलो करते हैं बेटा, ध्यान से देखना यहां पे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा सर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। सर आपने अभी बताया ए भुजा ये दी गई, ए भुजा ये, बी भुजा ये दी गई, तो त्रिभुज का क्षेत्र, और बीच में अगर कोण दिया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए बी साइन थीटा। होता क्या नहीं होता, लेकिन सर यहां तो आर और आर है, तो किससे क्या मतलब, ए बी साइन थीटा है ना, तो 1/2 ए है आर, बी है आर और साइन थीटा। लो हो गया, लो हो गया। केवल इतना ही तो निकालना था। जब पूरे त्रिज्यखंड में से, पूरे त्रिज्यखंड में से इतने त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे तो शेष यही तो बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा, बस यही तो फॉर्मूला निकालना है बेटा, रटना नहीं है फॉर्मूला, रटना किसी को नहीं है। ये निकल गया फॉर्मूला, यहीं से तो निकलता है। देखो इसमें से कितना ही कॉमन ले लो, मैं तो कॉमन नहीं सीधे ऐसे याद कराता हूं, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बस ये बन गया आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मैं इसलिए ये पोस्टमार्टम कर रहा बेटा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें फॉर्मूला भी नहीं पता है। समझ पा रहे इस बात को, उम्मीद करते हैं नोट कर लो फटाफट, फिर मैं साफ करूं इसको। चल उम्मीद करते हैं ये नोट कर लिया होगा आपने। चल आगे देखते हैं, ये लिखा फॉर्मूला बेटा, अब लगाते हैं, अब चलते हैं। जब पूरा पढ़ लिया अपन लोगों ने, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है कि मैं आया, क्वेश्चन लिखा, सॉल्व किया, बच्चे कहेंगे जाने क्या पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब समझ में आएगा किसका, कैसे त्रिज्यखंड का और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकला। चलो देखते हैं, आओ सॉल्यूशन करेंगे इसका। त्रिज्या कितनी दी गई बेटा, त्रिज्या दी गई r बराबर 21 सेंटीमीटर। वृत्त के जीवा के केंद्र पर थीटा बराबर कोण बना कितना, 60 डिग्री।
कोणांतरित करता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सर वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी हल पड़ा, कितना होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर में से क्या घटा दो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा क्यों आया। वो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो मैंने अभी हल बताया 1/2 ए बी साइन थीटा। नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो वीडियो पीछे करो और नोट करो और सीखो। ध्यान से देखो, इधर रखो, इसमें वैल्यू रखो भाई। तो क्या आएगा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60/360 पाई लिखा रहने दो या रख दो, इसमें आपको रखना है तो रख दो 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना बेटा 21, तो 21 का स्क्वायर माइनस 1/2 21 का स्क्वायर आर स्क्वायर और साइन थीटा, साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। जरा साफ करें इसको, देखो 0 से 0 साफ हो गया, 6 कम 6 6 छंग 36 1/6 इंटू 22/7। इस 21 को क्या लिख सकते 21 इंटू 21 माइनस 1/2, इसको क्या लिख सकते 21 इंटू 21। साइन थीटा की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू आपको पता होगी कितनी √3/2। किसी दिन में आके ट्रिग्नोमेट्री की टेबल और ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो समझाऊंगा, और ऐसे समझाऊंगा कि आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे बेटा, इतने धांसू कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। देखते जाओ इसको कैसे। यहां से कॉमन क्या आ रहा सर, कॉमन 21 इंटू 21 कॉमन आ रहा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी 22/7 माइनस 1/2, यहां क्या बचा √3/2। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे 21 इंटू 21, इसका स्क्वायर होता है 441, ये कितना आ जाएगा 22/6 7 42 माइनस √3/4। कोई दिक्कत है, 2 दूनी 4। आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, 441 इंटू में इनका एलसीएम अगर लोगे तो बेटा कितना एलसीएम आएगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दें बेटा, ये हटाए दे रहे हैं ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने ये तो नोट कर लिया होगा, इसको मत साफ करे दे रहा क्योंकि जगह नहीं बची है ठीक है। इसको अब लिखेंगे, देखो इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा 84, 42 दूनी 84। अब देखो 42 दूनी 84, 2 का गुणा होगा 22 दूनी 44, 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 चौक 84 यानी 21√3। मेरी बात समझ में आ रही होगी बेटा, अच्छे से आ रही होगी। यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो अंदर गुणा करके सॉल्व कर दीजिए, पॉइंट में भी उत्तर आएगा। और यदि आप इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना चाहते हैं क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया गया था, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मुझे और भी क्वेश्चन कराने, वरना मैं इसको भी सॉल्व कर सकता था। ऐसा नहीं, कई बच्चे कमेंट करेंगे सर आपको तो आ ही नहीं रहा, आप कर ही नहीं रहे, कर देंगे बेटा, क्योंकि और भी क्वेश्चन कराने और भी जल्दी से क्वेश्चन कराने हैं आपको ठीक है। तो ध्यान से इसका सॉल्यूशन आप लोग होमवर्क में करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका पूरा सॉल्यूशन कितना आया है। मुझे ये देखना है कि किन किन बच्चों ने ये वीडियो देखी है और किन किन बच्चों ने इसका पूरा सॉल्यूशन पॉइंट में निकाल के दिया है। मैं उसके कमेंट को लाइक भी करूंगा और रिप्लाई भी करूंगा राइट का। जल्दी से नोट करो फटाक से। चलते बेटा अगले क्वेश्चन की ओर, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं ये वाला। इसका सॉल्यूशन आप किसी भी टीचर का देख लेना, लॉन्ग ही जाएगा, लॉन्ग ही जाएगा। और एक बेहतरीन सॉल्यूशन मैं आपको लेके दे रहा है इसका कि आपकी आंखें खुल जाएंगी कि सर ये तो अनसॉल्व्ड पेपर का क्वेश्चन है जो बार बार आया है, लेकिन इसका सॉल्यूशन इतना लंबा है कि 1.5 पेज भर जाता है। आओ देखते हैं इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं अच्छे से। देखो सिद्ध करना है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर सिद्ध करना है cos a के प्लस cot a। अब सर ये तो समझ में आता है कि ये लिखा, लेकिन ये क्यों लिखा, ये भी सेम क्वेश्चन है। देख लो साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस 1 बराबर सिद्ध करना है sec थीटा प्लस tan थीटा। बेटा दोनों क्वेश्चन अनसॉल्व्ड पेपर में बराबर आए हैं, कम से कम 10 से 15 बार। इसको सॉल्यूशन करना है बहुत अच्छे तरीके से, एक मैं करूंगा एक आप लोग करेंगे ठीक है। और एक का बिल्कुल सॉल्यूशन आप लोग मन से करेंगे, अगर नहीं आएगा तो अगली वीडियो के लिए आप कमेंट कर देना कि सर दूसरा वाला क्वेश्चन भी मुझे बता दो, मैं बता दूंगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगर ये समझ लिया तो ये अपने आप आ जाएगा, चाहे ये समझ लो तो ये कर लोगे ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम LHS लेंगे।
LHS लेने पर, जैसे ही हम LHS लेंगे तो ये है cos A माइनस का sin A प्लस का 1 अपॉन cos A प्लस sin A माइनस का 1। ठीक है, चलो चलते हैं बेटा आगे। अब देखो हमको जो सिद्ध करना है उसको देखना है कि अर्जुन की तरह आंख होनी चाहिए कि जिसको लक्ष्य दिखे। केवल आपको सिद्ध देखना है कि सिद्ध क्या करना है। सर क्या साइन को सिद्ध करना है? नहीं, हमको कोसेक और कॉट करना है। तो उस पर पहुंचे जल्दी से जल्दी। कैसे पहुंचेंगे? सर अगर कोस के नीचे कोस आ गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। हमने तो कॉट पढ़ा है, कोस अपॉन साइन होता है, मतलब कोस के नीचे साइन आ गया तो कॉट हो जाएगा। तो क्या करेंगे? अंश व हर में किससे भाग लगा दें? सर साइन ए से भाग लगा दो। साइन ए से भाग देने पर, ठीक है। अब कई लोग इसको कॉमन भी ले लेते, बड़ी क्लास में हम इसको कॉमन लेके ही बताते। कॉमन लेने का मतलब ये होता भाग देना। देखो ध्यान से, जैसे ही भाग लगाएंगे तो cos a के नीचे भी sin a आएगा, माइनस sin a के नीचे भी sin a आएगा, प्लस 1 के नीचे भी sin a आएगा, क्योंकि भाग लगा रहे अंश में लगा दिया। अब हर में लगाओ तो cos a के नीचे sin a आएगा, प्लस sin a के नीचे भी sin a आएगा, और माइनस 1 अपॉन के नीचे भी sin a आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? मैंने क्या लिखा? अंश बाहर में sin a से भाग देने पर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, आप सीधे आंसर पर पहुंचोगे। देखो sin a से sin a कट गया बेटा। आगे चलें, थोड़ा सा सॉल्व करें। cos अपॉन sin a क्या बना बेटा? cot a, माइनस यहां पे 1 बचा। अब आपको पता है 1 अपॉन sin a क्या होता है? cosec a। क्या होता है? cosec a। नीचे आ जाओ, cos अपॉन sin a cot a सर, प्लस का 1 क्योंकि साइन से साइन उड़ गए, माइनस 1 अपॉन sin a क्या होता है? cosec a। इतनी बात तो समझ में आती है सर, लेकिन हमको तो cosec a प्लस cot a चाहिए। आओ करते हैं सॉल्व। देखो क्या करेंगे ऐसा? सर cot a प्लस cosec a को एक साइड ले लो, cot a प्लस cosec a को एक साइड ले लो, और माइनस 1 ये लिखा। नीचे आ जाओ सर, cot a और माइनस का cosec a लिखा रहने दो, और प्लस का 1 लिखा रहने दो। लेकिन सर हमको एक चीज पता है, फॉर्मूला, कि हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी सर? सर कोसेक ए का स्क्वायर माइनस कॉट ए का स्क्वायर बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो क्यों ना सर इस 1 को लिख दें हम। लिखो, देखते हैं क्या होता है। कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। इस माइनस 1 को क्या लिखोगे? यही क्या लिखोगे? कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। और नीचे कितना है बेटा? नीचे वाले को सेम लिखा रहने दो, क्योंकि नीचे में चेंज करना ही नहीं है। कॉट ए माइनस कोसेक ए, और प्लस में कितना आएगा बेटा? 1। इतना समझ में आया? चलो आगे चलते हैं, सॉल्यूशन आगे करवाते हैं इसका। ध्यान से देखो, कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो तो ये क्या हो जाएगा? यहां सॉल्व कर दे रहा, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, बेटा जरा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी पढ़ाया था, ए प्लस बी ए माइनस बी। चलो करते हैं सर, एक ब्रैकेट में आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में आ जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। आ जाएगा कि नहीं? और नीचे क्या चल रहा बेटा? नीचे चल रहा कॉट ए माइनस का कोसेक ए और प्लस का 1। कोई दिक्कत है? जरा ध्यान से देखो अपनी गंदी नजरों से, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू में कोसेक ए माइनस कॉट ए। कॉमन क्या आ रहा? देखो इधर कॉमन आ रहा सर, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया सर, और जैसे ही इसका भाग लगाया तो एक आएगा, माइनस इससे ये कट गया, इससे जब ये कट गया तो इंटू में क्या बचा सर? माइनस का कोसेक ए, और माइनस का जब इसके अंदर गुणा करोगे, अभी तो ये ब्रैकेट नहीं खोल रहा, चलो नहीं खोलते हैं ब्रैकेट, लिखा रहने दो ब्रैकेट में ऐसे, ठीक है। नीचे क्या आएगा बेटा? नीचे जो लिखा है कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1, ऐसे आनो। अब अंदर गुणा कर दो माइनस का, ये बचा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस, अंदर गुणा करो बेटा माइनस का, तो कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, और नीचे क्या बचा? नीचे बचा सर कॉट ए अपॉन में कोसेक ए प्लस का 1। तो देखो ध्यान से,
1 प्लस का है, कोसेक ए माइनस का है, कॉट ए प्लस का है, तो ये से ये उड़ गए क्या नहीं उड़ गए? क्या बचा सर? जो चाहिए था वही तो आ गया, कोसेक ए प्लस कॉट ए। यस या नो? यही तो आरएचएस है बेटा, यही प्रूफ करना था हमको। इससे अच्छा सॉल्यूशन आपको मिल ही नहीं सकता है। जल्दी से इसको नोट करो और स्क्रीनशॉट लगाओ या हल करो। स्क्रीनशॉट नहीं लगाना, हल करो, हाल के हाल इसको हल करो समझ के। और इस वाले क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है। अगर आपसे ना बने तो आप कमेंट जरूर करो कि सर वो वाला क्वेश्चन करा दो त्रिकोणमिति का जो आपने घर के लिए दिया था। जल्दी से नोट करो बेटा। चलते बेटा अगले और लास्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है त्रिभुज का। जिनको फोबिया है ना त्रिभुज का कि सर त्रिभुज तो बहुत कठिन है, हमको तो समझ में ही नहीं आता है, सब फोबिया मिटा दूंगा मैं अगर जिस दिन मेरा त्रिभुज पढ़ लोगे तो। और मैं लाऊंगा त्रिभुज बोर्ड एग्जाम के पहले बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा त्रिभुज की। तो पहले इस क्वेश्चन को निपटाते हैं, फिर थोड़ी सी बात करके और इस सेशन का एंड करते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। एक त्रिभुज है, कौन सा? अब हम पहले त्रिभुज बनाएंगे। कोई त्रिभुज है, हमको नहीं पता, दो त्रिभुज है बेटा, तो हम क्या मान लेंगे? ए बी सी, जिसकी भुजाएं एक 3 है, एक 6 है और एक 8 है। 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी लिख दूं? लिख दो। चलो एक त्रिभुज बना दिया, कौन सा हमको नहीं पता, तो हम नाम दे देंगे पी क्यू आर। क्या दे देंगे बेटा? पी क्यू आर। पहली भुजा दी गई 4.5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 9 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर। ऐसे नो बेटा, बात समझ में आ रही? अब वो कह रहा कि दो त्रिभुज हैं जिनकी भुजाएं दी गई इतनी इतनी, सिद्ध करो कि ये त्रिभुज समरूप होंगे। बेटा समरूपता प्रमेय आपने पढ़ी होगी। यदि, मैं बताए दे रहा, यदि दो त्रिभुज हैं एबीसी और पी क्यू आर, ये तब समरूप होते हैं जब इनकी भुजाओं या कोणों का अनुपात कैसा हो? बराबर हो। या तो ए बी अपॉन इसका पी क्यू बराबर होना चाहिए बी सी अपॉन इसका क्यू आर, बराबर होना चाहिए ए सी अपॉन पी आर। अगर ये बराबर हैं तो त्रिभुज कैसा होगा बेटा? समरूप। या एक कंडीशन और बनती है, कोण ए कोण पी के बराबर हो जाए, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाए, कोण सी कोण आर के बराबर हो जाए, तब भी त्रिभुज कैसे होंगे बेटा? समरूप। ये आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ऐसे ही होता है आपके राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज पे। कैसे सर? ये दो समकोण त्रिभुज बने हुए हैं, ए बी सी पी क्यू आर। सर इसका लंब अपॉन इसका लंब, सर इसका आधार बटे इसका आधार बराबर इसका कर्ण बटे इसका कर्ण। अगर ये बराबर हैं, इनका अनुपात बराबर है, तो ये त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? चलो यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पे, तो लगा नहीं लगाते, इतने पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो यदि अब देखो इनकी देखते हैं इनका अनुपात बराबर आता कि नहीं, तो क्या लिखेंगे? यदि त्रिभुज एबीसी एवं पी क्यू आर समरूप हैं, मान के चल रहा है कि समरूप हैं, तो क्या होगा? सर ए बी अपॉन किसके होगा? पी क्यू के बराबर ए सी अपॉन किसके होगा? पी आर के, और बी सी अपॉन किसके होगा? क्यू आर के। इसका आधार ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा, इनका अनुपात बराबर चेक करते हैं। चलो ए बी कितनी है? सर 3 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना है? 4.5। सर ए सी कितना है? 6 सेंटीमीटर। और पी आर कितना है? 9 सेंटीमीटर। सर बी सी कितना है? 8 सेंटीमीटर। और क्यू आर कितना है? 12 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा? चलो आगे चलते हैं, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। 15 दूनी 30, 15 तिया 45। काटा पीटी के मचा दो पूरी काटा पीटी। 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। देखो इधर, तो 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। ये अनुपात कैसा आ गया? बराबर। तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया बेटा? जल्दी से नोट कर लो। चलो अब चलते हैं, थोड़ी सी वार्ता कर लें आप लोगों को। जोश देना जरूरी है, तो बेटा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ो, और बस अंत में इतना ही कहूंगा कि बस जान लगा दो,
जान लगा दो और दुखी नहीं होना है। दुखी हो गए तो सब बेकार हो गया। दुखी नहीं होना है, अपने आप में मोटिवेटेड रहना है कि हमको कुछ करके दिखाना है। 10th क्लास में मैथ में पूरे नंबर लेके आना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये वीडियो जो डल रही है नीलेश राय सर आपके साथ में है, और यदि आप लोगों ने अपने काम को ईमानदारी से किया, वीडियो को देखा, प्रैक्टिस की, तो यकीनन आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे। इतना जान लो आप। ठीक है बेटा, तो चलते हैं। अंत में कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि यदि आपको पढ़ना है तो आप इस चैनल पे आओ, और यदि आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हो। लेकिन उस पढ़ने की प्रक्रिया के पहले थोड़े से सम्मानित हो जाओ, कि दूसरों का सम्मान करना भी सीख लो। ठीक है ना, आजकल के बच्चे थोड़े सम्मान देना नहीं जानते हैं, लेना तो जानते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग मन से पढ़ो। कोई दिक्कत होगी तो मैं हूं यहाँ पे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है या ये चैप्टर नहीं आ रहा है, तो वो चैप्टर भी लेके आऊंगा। तो अंत में इतना ही कहूंगा कि जिसको जो चैप्टर नहीं आ रहा वो कमेंट करो, और जिस पर सबसे ज्यादा लाइक होंगे मैं वही चैप्टर कराऊंगा, आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो केवल इतना ही कहूंगा कि आप अंत में अपनी मेहनत करिए, माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ होगा और भगवान का भी आशीर्वाद आपके साथ होगा, और थोड़ा सा मेरा होगा, क्योंकि गुरु भी आपके साथ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, चलते हैं। नमस्कार। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए और सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू सो मच।